शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के टॉपिक का नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। साथ साथ लिखिए स्टेटमेंट पहले, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज, साथ साथ लिखिए, इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the denser medium it is the phenomena of bouncing back of light into the denser medium while traveling from denser to rarer medium। डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाते हुए लाइट अगर डेंसर मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है तो उस फिनोमिना को हम क्या देते हैं? उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? उस फिनोमिना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सामने ध्यान दीजिए, कॉपी बाद में, 2 मिनट। ये आपके पास एक इंटरफेस है दो मीडियम्स का। दिस इज अ डेंसर मीडियम, नोबडी राइट्स, पहले सामने देखेंगे। दिस इज अ रेयरर मीडियम। एक है डेंसर मीडियम, एक है रेयरर मीडियम। अब हमने क्या किया, लाइट अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, लाइट अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, लाइट है डेंसर मीडियम से आई, नॉर्मल बनाया, डेंसर टू रेयरर लाइट जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मानते हो इतनी बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया μ2, रेयरर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया μ1। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना हुआ? साइन आर बाय साइन आई। मतलब साइन आई कितना हो गया? साइन आर कितना हो गया? μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 टाइम्स साइन आई। मानते हो बेटा? ये कांस्टेंट है, अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, अगर आई घटेगा तो आर भी घटेगा। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। मतलब अगर इसी लाइट को इस पॉइंट से ऐसे गई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ते 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 कभी ना कभी तो वो 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने का मतलब वो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो वो 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही वो 90 डिग्री हो जाएगा तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो पहला टर्म इसमें क्या आया? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। सो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम का जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए?
90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। इतनी बात समझ में आई? अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से और ज्यादा बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, 90 से बढ़ जाएगा, मतलब अब लाइट बाउंस बैक कर जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता हूं तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती। मतलब फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than critical angle, light gets reflected back into the denser medium। इतनी बात समझ में आई? लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है कहां पे? डेंसर मीडियम में। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये जितना भी एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। समझ में आई बात? क्लियर? टीआईआर का बेसिक मतलब सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटे? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी रुक जाओ, टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझो इससे क्या क्या चीज पता लगी। इससे हमें कुछ बातें पता लगी। पहली, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या जरूरी बातें हैं टीआईआर होने के लिए? क्या एसेंशियल कंडीशन है टीआईआर होने के लिए? पहली एसेंशियल कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये रेयरर टू डेंसर में ये फिनोमेना नहीं होता। ये फिनोमेना तब होगा जब लाइट कहां से कहां ट्रैवल करेगी? डेंसर टू रेयरर। रेयरर टू डेंसर में ये फिनोमेना नहीं होगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा, तब टीआईआर होगा। यह बात समझ में आ गई? एक छोटी सी प्यारी सी बात, इसका एक्सप्रेशन, क्रिटिकल एंगल डिपेंड किस पे करता है? फिर टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, इसका एक्सप्रेशन क्या है? किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? क्या वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की? अब उस पे आते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ध्यान दोगे, ये होता है क्रिटिकल एंगल जब आर कितना हो? 90 डिग्री। ये होगा क्रिटिकल एंगल। ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले लिया μ2, रेयरर को μ1। अगर मैं सिर्फ म्यू लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। याद है ना ये बात? अगर सिर्फ म्यू लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट, ये आपके एक्सप्लेन के लिए कर रहा हूं, पेपर में मत लिख देना। बाय डिफॉल्ट इट्स डेंसर विद रिस्पेक्ट टू
rarer. So if angle of incidence is critical angle, then angle of refraction is 90 डिग्री. हाँ कि ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री. तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन लिखते हो, म्यू की वैल्यू, म्यू का मतलब होता है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर. तो रेयरर में कौन सा एंगल बन रहा है? आर. डेंसर में कौन सा बन रहा है? आई. ये है साइन आर बाय साइन आई. सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज, आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू साइन 90 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. साइन 90 कितना होता है आजकल? 1. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल तो बचपन से साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है, तो म्यू आया 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. सो अगर कभी क्रिटिकल एंगल निकालना हो, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी. यहां तक सबको समझ में आता है? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्लीज इतना लिखो पहले. इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कैसे अप्लाई करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को. सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, टाइम दूंगा लिखने का, सामने ध्यान दो. यह है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. जो डायमंड है वो बहुत शाइन करता है, बहुत चमकता है. क्यों चमकता है? डायमंड के एजेस को कट करते हैं बहुत अलग तरीके से. डायमंड का जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 2.4 के आसपास होता है, तो इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होगा, अराउंड 18 डिग्री के आसपास होता है, 18 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है. अब होगा क्या, ये एक डायमंड है, इसमें लाइट एंटर हो गई रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब वो किसी भी एज पे फॉल करती है तो वहां से वो बाउंस बैक कर जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि मीडियम दूसरा है. डेंसर टू रेयर में क्या हो जाएगा? टीआईआर. फिर दूसरे सरफेस पे फॉल की, यहां से टीआईआर हो गया, फिर इस सरफेस पे फॉल की, यहां से टीआईआर हो गया, फिर यहां टीआईआर हो गया, फिर यहां टीआईआर हो गया, टीआईआर टीआईआर टीआईआर. तो लाइट अंदर जाके क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है. क्योंकि जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना लाइट के अंदर ट्रैप होने की. क्योंकि देखो ये एक सरफेस है, इस पे लाइट आएगी, ये नॉर्मल है, लाइट आई 18 डिग्री तक, मतलब सिर्फ इतने से एंगल तक, सिर्फ छोटे से एंगल तक, इतने 18 डिग्री के एंगल तक की लाइट इससे बाहर निकल पाएगी. 18 से जैसे ही ज्यादा होगा वो तो टीआईआर कर जाएगी ना, ये सारी टीआईआर करेगी, सिर्फ एक यही लाइट होगी जो बाहर निकल पाएगी. तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ लाइट क्या करेगी? टीआईआर करेगी. तो जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ लाइट क्या करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो मैं क्या बोलूंगा? लेसर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, more probability of light is to suffer TIR. ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी लाइट की कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव कर पाए. सो इन केस ऑफ डायमंड, edges are cut in a manner that maximum light gets trapped
इनसाइड इट। ज्यादातर लाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाए। क्यों ट्रैप हो जाए? ड्यू टू TIR, अंदर जाए बाहर ना आ पाए, देयरफॉर इट लुक्स शाइनी। कितना ज्यादा बेटर डायमंड है वो उसकी कटिंग पे डिपेंड करता है। आपने कई बार सुना होगा कटिंग पॉलिशिंग होती है डायमंड की, उसके बिना रॉ डायमंड इतना बढ़िया नहीं होता। कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद वो बढ़िया बनता है। वो इस हिसाब से कट किया जाता है कि कहीं से भी लाइट ट्रैप ना हो। अब डायमंड को चेक कैसे करता है? वो जो जौहरी होता है वो चेक कैसे करता है? एक वो ब्लैक कलर का उसका वो होता है मैग्नीफायर, वो उसको यूं आंख पे लगाता है और डायमंड को आगे लगा के यूं घुमाता है। वो चेक करने का क्या कोशिश करता है कि पीछे की लाइट क्या वो बाहर निकल रही है किसी भी एंगल से। अगर वो पीछे की लाइट बाहर नहीं आ रही, उसकी आईज तक नहीं आ रही, बिल्कुल उसको डार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब डायमंड बहुत बढ़िया है। लाइट अंदर आई, ट्रैप हो गई, बाहर ही नहीं निकली। जितनी कम लाइट उससे बाहर निकलेगी उतना बेटर वो क्या रहेगा? डायमंड रहेगा। समझ में आ गई बात? ये है किसका कॉन्सेप्ट? डायमंड का। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है मिराज। पढ़ा है आपने ये क्लास 10th में? मिराज, आंखों का धोखा। ये एक रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में एक पेड़ है एक ऐसा सूखा हुआ पेड़। अब कोई भी जगह जब बहुत गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, तो होता क्या है? जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, सरफेस यानी ग्राउंड, धरती माता, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो ग्राउंड से एयर कांटेक्ट में होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी। अब वो हल्की होने से वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगी। जब वो एयर ऊपर उठेगी तो ग्राउंड के पास एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और एज यू गो अप डेंसिटी ऑफ एयर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। मैंने क्या बोला? एट या ऑन वेरी हॉट डेज temperature of ground is very high, due to which air in contact with ground becomes hot. हाँ कि ना? As we go up, from ground, density of air keep on increasing. Well, it becomes very hot and hence becomes less dense. डेंसिटी कम हो जाएगी ग्राउंड के पास। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे एयर की डेंसिटी कम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा का घनत्व बढ़ता जाएगा, एयर की डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। कोई भी चीज आपको कब दिखती है? जब उससे रे और फ्लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है। तो पाजी जरा मुंह दिखाना। यहां हमारे पाजी खड़े हैं, मेरे को ऐसे ही बनाना आता है, ठीक है? ऐसे ही हो गया। वो लो वेस्ट जीन्स पहनी हुई, क्लैपिंग कर रही, ठीक है? आंख रह गई, सॉरी। ये पाजी की आईज, बस ये पाजी की आईज, आंखें ठीक है पाजी की, इस वाले पाजी की। ऑल्टरनेट रियलिटी पाजी। नाउ होगा क्या? ये रेगिस्तान में घूम रहे हैं, बहुत गर्मी है, प्यास से इनकी जीभ बाहर निकली हुई है,
तो वो नहीं बनाता। ठीक है, बहुत तेज प्यास लगी है, दूर इसने देखा एक पेड़ है, इसने बोला वाओ यहां पानी हो सकता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी चीज हमें दिखती कब है, जब उससे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे आती है। तो जो रेज इस पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आईज पे आ रही होंगी, इसको दिखेगा कि हां सामने पेड़ है। कुछ अब पेड़ है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ जा रही होगी, कुछ रेज नीचे भी जा रही होंगी, जो नीचे जा रही होंगी वो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगी, और डेंसर टू रेयर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगी। अब ये होगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं, टीआईआर होगा कभी ना कभी। जैसे ही टीआईआर हुआ, पाजी की आइज पे पहुंच गई वो रेज, तो पाजी सामने देख रहे हैं उनको पेड़ दिख रहा है, पाजी नीचे देख रहे हैं उनको फिर पेड़ दिख रहा है, तो इसको ऐसा लगेगा पेड़ की एक इन्वर्टेड इमेज है ग्राउंड पे। पेड़ की इन्वर्टेड इमेज, किसी भी चीज की इन्वर्टेड इमेज ग्राउंड पे दिखती है तो हमें क्या लगता है, वहां पे क्या पड़ा है, पानी। तो ऐसा लगता है कि सामने वाटर पड़ा है, पाजी को लगी है प्यास, अब ये चाहे करके पिए चाहे जैसे मर्जी पिए, इनको पानी पीना है। बट वहां पहुंचे, पानी नहीं था। सारा खेल किसका था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सो इस टीआईआर की वजह से, इस टीआईआर की वजह से दूर हमें ऐसा लगता है पानी है। अब कई बार आप छोड़ो रेगिस्तान, किसने देखा है, दिल्ली शहर में ही बहुत गर्मी हो, दोपहर की 2 बजे स्कूल से छुट्टी हो, बाहर निकलो, रोड पे ऐसे ऐसे रोड ऐसे दिखती है दूर से देखने पे कि कुछ वाटरी सब्सटेंस है, और रोड ऐसे हिलती हुई नजर आती है, वो भी क्या है, टीआईआर ही है। आपको गाड़ी जा रही होगी, उसकी इमेज ग्राउंड पे हल्की इमेज नजर आती है, एज इफ कि वहां पानी पड़ा है। जब बहुत गर्मी हो तब ऐसा होता है। समझ में आ गई बात। सो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये उसका पहला, ये उसका सेकंड एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन हो गया मिराज। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, एक है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। अगर आपने इमेज को रोटेट करना है, तब हम ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें रोटेशन देनी है बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इमेज रोटेट करनी है, तो हम एक ऐसे प्रिज्म को यूज करेंगे इस ओरिएंटेशन में। ये प्रिज्म है जिसका एंगल है 45 डिग्री, और इसका जो मटेरियल है उसका क्रिटिकल एंगल हमने रख दिया लेट्स से 40 डिग्री, 40-41 डिग्री के आसपास। होगा क्या, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज ए बी ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी सीधी, वो कितने एंगल पे फॉल हुई, 45 पे फॉल होगी। यहां पे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, यहां से जब लाइट जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो जो परपेंडिकुलर लाइट होती है वो सीधी निकल जाती है। सो जो रे सीधी निकल गई, यहां पे 45 हुआ, अब 45 जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा है, तो टीआईआर होगा, ये रिफ्लेक्ट कर गई। जो इसका बेस है उससे जो लाइट निकली वो भी 45 डिग्री पे फॉल हुई, वो भी टीआईआर कर गई। तो एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो 90 डिग्री पे इमेज को अगर आपको रोटेशन यूज करना है तो आप ऐसे इस टाइप का प्रिज्म यूज करते हो। अगर आपको 180 डिग्री की रोटेशन करनी है तब 2 तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड, इस तरह से प्रिज्म को ओरिएंटेशन दो, जो रे स्ट्रेट जाएगी, टीआईआर हुई, फिर से टीआईआर हुई, जो रे बेस से जाएगी सीधी गई, टीआईआर हुई, फिर से टीआईआर हुई, तो 180 डिग्री का रोटेशन मिल जाएगा। एक और तरीका होता है 180 डिग्री रोटेशन पाने का।
ऐसे यूज करो। जो रे स्ट्रेट जाएगी, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर यहां पे TIR होगा, इस सरफेस पे TIR होगा, डेंसर टू रेयर में, और इधर रिफ्रैक्शन, जो बेस है उधर भी रिफ्रैक्शन, TIR, रिफ्रैक्शन। So this is another way of inverting the image. ठीक है, ये 3 रे डायग्राम्स आते हैं एग्जाम में बनाने को। इनमें क्या है, TIR लग रहा है सब में। और अगली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर कौन सी होगी, जो भी थी, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये यूज होती है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जिसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज करते हैं, करंट मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड उनकी कम होती है, करंट एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट करंट नहीं कर सकते। तो करंट से जो वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर से जो कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली स्लो होता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइट में। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जगह मैं लाइट के सिग्नल को भेजूं तो वो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। अब सपोज करो, मैं एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास यहां पे एक टेलीफोन है, एक आपके पास है, बीच में तार से ज्वाइन किया हुआ हमने इलेक्ट्रिकल वायर। मैंने बोला हेलो, मेरी हेलो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी। कौन करेगा उसे, माइक्रोफोन जो उसमें लगा होता है इंस्ट्रूमेंट में, वो क्या करेगा, मेरी हेलो को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, वायर के थ्रू भेजेगा, उसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास, वो इलेक्ट्रिकल हेलो किस में कन्वर्ट होगी, वापस साउंड वाली हेलो में, और वो उसके कान में सुनाई देगी। ये मैंने एक बड़ा बेसिक सा बोला, वैसे बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जो कि मैं कम्युनिकेशन में बताऊंगा। अभी मैं एक बड़ा बेसिक है बता रहा हूं। अब सपोज करो हम दोनों के बीच में गैप है 10,000 किलोमीटर। अब मैं बोलता हूं हेलो, अगले साल तक पहुंच जाएगी उसके कान तक, मतलब देर बहुत लगेगी। इस कम्युनिकेशन को तेज करने के लिए अगर मैं हम दोनों के बीच में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दूं तो क्या होगा, मैं बोलूंगा हेलो, साउंड फिर से कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमें एक एडिशनल चीज चाहिए होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट करेगा, लाइट में। और फिर उसे हमें एक ऐसे डिवाइस से भेजना पड़ेगा जो लाइट को कैरी करता है, और वो डिवाइस कौन है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो वो है डाटा है, वो किस फॉर्म में जाता है, वो जाता है लाइट की फॉर्म में, तो वो जल्दी पहुंचेगा उधर। वो लाइट वापस कन्वर्ट किस में होगी, इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वापस कन्वर्ट किस में होगी, साउंड में। सर्किटरी कॉस्ट बढ़ गई, ऑब्वियसली बहुत कुछ बढ़ गया, बट कम्युनिकेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। आप देख रहे होगे ना आजकल इंटरनेट जो होते हैं, फाइबर नेट, फाइबर क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर्स उन्होंने बिछाए हुए हैं नॉर्मल तार की जगह। कभी नोटिस करो, आपके घर में जियो वाला आएगा, वो जो तार होता है उसको ज्वाइन करता है तो एक लाल कलर की लाइट निकल रही होती है। जब वो उसको कई बार काट के चेक करता है और दोबारा जोड़ता है, रेड कलर की वो लाइट होती है। वो क्या है, वो ऑप्टिकल सिग्नल ही तो है, वो है तो ऑप्टिकल सिग्नल ही। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करने वाले कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करते हैं। उनका एग्जांपल आपका एलईडी हो गया, वो करता है। एक होता है लेजर, वो ये काम करता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि लाइट को वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे फोटो डायोड, आगे पढ़ोगे। सो हर चीज का एक वो है। बट ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ एक चैनल प्रोवाइड कर देता है कि इस चैनल के थ्रू लाइट ट्रैवल करेगी। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड। कैसे, टीआईआर पे कैसे बेस्ड है, इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कोर, CORE, कोर, और इसकी आउटर जैकेट या आउटर लेयर, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये आउटर लेयर कहलाती है क्लैडिंग।
एक है कोर, दूसरी जो आउटर जैकेट है, आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को हम क्या नाम देते हैं? इस आउटर लेयर को नाम देते हैं क्लैडिंग। क्या ये बात समझ में आई? कोर और क्लैडिंग क्लियर? इसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो लाइट एंटर होती है, जब वो कोर से क्लैडिंग की तरफ जाना चाहती है TIR हो जाता है, दोबारा से TIR हो जाता है, दोबारा से TIR हो जाता है। तो इस हर सरफेस से टकराती हुई TIR करती हुई लाइट ट्रैवल करती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ये अगेन ये प्रिंसिपल कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी, ये लाइट, रोशनी, ये सिग्नल है। ठीक है, समझ में आया? नोट्स खोलिए, एप्लीकेशंस एक बार रीड कीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। आगे देखिए इसके न्यूमेरिकल्स। हर टाइप का एक एक कर रहा हूं, बचे हुए आपको होमवर्क करने होंगे। लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is poured into a wide cylindrical jar up to height of 0.2 meters। ठीक है जी, एक लिक्विड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उसको आपने जार में डाल दिया। ये जार है, लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 poured into jar up to height of 0.2 meters। ये लिक्विड है, काला पानी। इस काले पानी को पॉइंट एक थोड़ा ब्रॉड बना देता हूं, इजी रहेगा। पॉइंट 2 मीटर की हाइट तक आपने इसको भर दिया। ठीक है जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। आपको बोला अ स्मॉल बल्ब इज लाइटेंड एट द सेंटर ऑफ द टॉप, एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द जार। ठीक है जी, जार में बिल्कुल नीचे यहां पे आपने एक बल्ब जला दिया। ये एक बल्ब है, ये ग्लो कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस थ्रू विच द लाइट बल्ब पास्ड इनटू एयर। क्या मतलब हुआ? जरा ध्यान दीजिएगा, ये लाइट बल्ब की डेप्थ है। जब बल्ब से लाइट निकलेगी तो वो एयर की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, कभी ना कभी तो TIR करेगी। जब तक वो क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है तब तक वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम चली जाती है। क्रिटिकल एंगल पे फॉल करेगी तो 90 डिग्री पे चली जाएगी। क्रिटिकल से ज्यादा जो लाइट होगी वो वापसी मुड़ जाएगी। मतलब ऊपर टॉप पे एक सर्कुलर सेक्शन बन जाएगा जहां से लाइट एमर्ज आउट कर रही है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन थोड़ी ना है। नीचे बल्ब लगा हुआ है, इधर से भी लाइट का TIR होगा, इधर भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। ऊपर एक सर्कुलर सेक्शन बन जाएगा जहां से लाइट बाहर निकल रही है। कभी देखो स्विमिंग पूल में नीचे लाइट लगी होती है, देखना बाहर सर्कुलर सेक्शन से लाइट बाहर निकल रही होती है। एक तो थोड़ा आगे जाके देखो, लाइट नजर नहीं आएगी आपको। एक आगे आगे बढ़ो तो 2 दिखेगी, पीछे हो जाओ, गैप बढ़ा लो, इधर आ जाओ, नजर नहीं आएगी लाइट आपको। तो एक सेक्शन, एक सर्कुलर सेक्शन से ही लाइट बाहर आएगी। ये रेडियस है R, ये हाइट है H, और ये एंगल कितना होगा? क्रिटिकल एंगल। हाँ कि ना? मानते हो कि नहीं? ये एंगल क्रिटिकल होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट। ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, सो R/H को मैं tan ऑफ क्रिटिकल एंगल लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। मेरे पास रिलेशन क्या है? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 1.5, सो 3/2 इज 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना हो गया? 2/3।
साइन से कॉस निकाल लो, √1 - 4/9 √5/3। इससे tan निकाल लो 2/√5। मानते हो? वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, रेडियस हो गया h tan ऑफ क्रिटिकल एंगल, हाइट कितनी है 0.2 मीटर्स, और tan ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना निकाला 2/√5। ये हो गया रेडियस। तो कितना एरिया होगा जिससे लाइट बाहर आएगी, πr²। वैल्यू सब्सटीट्यूट हो सकती है। समझ में आ गया बच्चे? सिर्फ 2D थोड़ी ना होगा, 3 डायमेंशन नहीं होगा, मतलब पूरे 2D होगा ना, 1D थोड़ी ना होगा। लाइट इधर जाके आ रही है, आगे की तरफ आके भी तो TIR करेगी ना। पानी ऐसे होता है, पानी ऐसे थोड़ी ना होता है। पानी ऐसे, इधर से लाइट आई, इस तरफ गई TIR हुआ, आगे गई TIR हुआ, पीछे गई TIR हुआ, लेफ्ट आई TIR हुआ। ऐसा पूरे सर्कुलर सेक्शन से होगा ना, ठीक है? तो टॉप से जो पास होगा वो सर्कुलर सेक्शन होगा। समझ में आ गई सबको? और देखिए, अभी मैंने आपको लाइट पाइप वाला क्वेश्चन कराया था, लाइट पाइप वाला कंसेप्ट बताया था, ये वही है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। लाइट पाइप मतलब ऑप्टिकल फाइबर। तो आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, एक ऑप्टिकल फाइबर है, फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। इसको μ2 बोल दिया, इसको μ1 बोल दिया। μ2 की वैल्यू 1.68 है। द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। μ1 की वैल्यू 1.44 है। यही बताया था, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम। क्या ये सिचुएशन सबको क्लियर है यहां तक? What is the range of the angles of the incident rays with the axis of the pipe for which TIR inside the pipe takes place? मतलब जब लाइट इसमें एंटर करेगी तो लाइट अंदर TIR हो जाए, अंदर TIR हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो, यही मतलब बनता है। क्या बोला? व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस। ये एक्सिस है, लाइट एंटर करेगी, ये I', ये निकालना है, I निकालना है। कितना I होगा कि अंदर जाके वो TIR करे, यही मतलब हुआ। I की, बाहर I की क्या वैल्यू होगी कि अंदर TIR हो, और ये एयर है। ध्यान दो, हमारे पास कंडीशन किसकी है? इस एंगल की कंडीशन है, और हमें कंडीशन निकालनी किसकी है? बाहर वाले एंगल की। इस एंगल को मैंने I' बोल दिया। फॉर TIR I' मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ कि ना? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है? 1/μ, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। कितना आ जाएगा ये? 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68। ये साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पड़ी है मेरे पास। कोर और क्लैडिंग की तो वैल्यूज है ना। हमें कंडीशन किसकी चाहिए? आई की। तो I' से पहले R निकालो, ये R होगा ना, ये 90 डिग्री। I' प्लस R इक्वल टू 90, तो I' को 90 माइनस R लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो R की वैल्यू क्या हुई? रीअरेंज करो, R लेस देन 90 माइनस क्रिटिकल एंगल। हाँ कि ना? रीअरेंज किया। मैंने ये क्यों निकाला? क्योंकि मुझे I चाहिए। म्यू क्या होता है? साइन I बाई साइन R। तो साइन R चाहिए होगा, दोनों तरफ साइन लो। साइन R लेस देन साइन 90 माइनस क्रिटिकल एंगल। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस ऑफ क्रिटिकल एंगल। वैल्यू हमारे पास साइन की है, तो साइन R लेस देन √1 माइनस साइन स्क्वायर क्रिटिकल एंगल। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो साइन R लेस देन √1 माइनस 1.44 का स्क्वायर अपॉन 1.68 का स्क्वायर। कितना आया?
अंडर रूट ऑफ 1.68 का स्क्वायर माइनस 1.44 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1.68। गधे की तरह कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, रुक जाओ। यहां तक बात समझ में आई? आगे साइन आई चाहिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। कौन सा? म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर में कौन सा एंगल बन रहा है? आई। और मीडियम में कौन सा है? आर। तो ये कितना हुआ? साइन आई बाय साइन आर। तो इधर से साइन आई कितना हुआ? म्यू टू टाइम्स साइन आर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? एक काम करते हैं, हम ना नंबर्स नहीं लेते, इजी हो जाएगा, वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। 2 मिनट इसको नंबर्स की जगह ना मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में करता हूं, ध्यान देना। ये कितना था? म्यू 1 बाई म्यू 2 था ना, 1 माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाई म्यू 2 स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर अपॉन म्यू 2। ठीक है, मैंने म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू तो पता ही है ना, जब चाहिए होगी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। म्यू 2 इंटू साइन आर, साइन आर की वैल्यू डालो, साइन आर लेस देन दिस है, मतलब साइन आर की सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो साइन आई की भी क्या आ जाएगी? सबसे बड़ी वैल्यू। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया? साइन आई लेस देन म्यू 2 डालूंगा तो कट जाएगा, अंडर रूट म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर। सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? साइन आई लेस देन अंडर रूट 1.68 का स्क्वायर माइनस 1.44 का स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट देखो, इफ नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप, अगर आउटर कवरिंग नहीं है कुछ मत करो, सेकेंड पार्ट में म्यू 1 को 1 ले लो बस। अगर आउटर कवरिंग नहीं है, अगर आउटर कवरिंग नहीं है तो म्यू 2 क्या होगा? 1.68। कोर तो वही है, क्लैडिंग की जगह क्या आ गया? एयर। तो म्यू 1 कितना हो गया? 1। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम, मैंने इसीलिए वेरिएबल में किया। मेरे को कुछ दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ वैल्यू बदलनी पड़ेगी लास्ट स्टेप में जाके। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर? लॉजिकली क्लियर? और देखो, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर is incident normally on a right angled prism as shown. It is observed that the light just grazes along the surface. Just grazes along the surface का मतलब क्या हुआ? TIR करती है, क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है। मतलब यहां ध्यान दो, इसी डायग्राम के साथ खेलता हूं, यहां नॉर्मल दोबारा बनाते हैं उनको। ऐसे हुआ, जस्ट ग्रेजेस का मतलब लाइट आई और ऐसे चली गई, मतलब ये जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल होगा। अब आपको क्वेश्चन में ये थीटा दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, तो यही कितना हुआ? थीटा हुआ कि नहीं हुआ? 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? थीटा बचेगा। ये आर है 90 डिग्री। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल को क्या दे दिया आपको? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, साइन इनवर्स 0.625। अब क्वेश्चन पे आते हैं। लाइट जस्ट ग्रेजेस गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.2 प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ओ बेटे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। ये आगे जाके पढ़ोगे, होता है हर कलर की वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिफरेंट होता है। मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों वेवलेंथ्स के लिए हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो जब मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोलता हूं, वो एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू है। वो कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कलर। वो एवरेज वैल्यू 1.5, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। एक है 1.5 तो दूसरा होगा 1.495, एक होगा 1.501, इतना फर्क होता है, पर होता है फर्क। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया 1.2 प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, कह रहे उसकी वैल्यू निकालो। अब देखो, क्योंकि टीआईआर हो रहा है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया,
होगा कि नहीं? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.625। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 अपॉन 0.625, 1000 डिवाइडेड बाय 625, 25 चौके 25 25, ये कितना आया 8/5, 1.6। ठीक है, तो 1.6 इज 1.2 प्लस बी बाय लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 7000। रीअरेंज 0.4 5000 एंगस्ट्रॉम रहने दो, 0.4 बी अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम। बी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आएगी 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.4। एक मिनट रुक जाओ, लैम्डा की वैल्यू कुछ और है, सॉरी ये सेकंड पार्ट था। लैम्डा की वैल्यू है 400 नैनोमीटर, लैम्डा की वैल्यू है 400 नैनोमीटर। सो 0.4 इज बी अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सो बी की वैल्यू आई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स। ये कैसे निकाले यूनिट्स? उससे डायमेंशनल एनालिसिस से। इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो जो लैम्डा स्क्वायर के डायमेंशन है वही किसके डायमेंशन होने चाहिए, बी के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये बी आ गया, आगे क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वेवलेंथ इतना हो तो वेवलेंथ चेंज कर दिया, नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.2 प्लस बी बाय नए वेवलेंथ का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट होता है, वेवलेंथ पे। तो पहले जो कंडीशन दी है उस वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.6 है, उस वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। नई वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वैल्यू डालो 1.2, बी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। हाँ जी, कहां बेटे, सॉरी ये स्क्वायर मिस कर गया मैं, 16 4 से 64। तो बी की वैल्यू आई 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। सो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ में आया। इसी लॉजिक पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे चलेंगे। ये खत्म हो गई, ये क्लियर है सबको? दोबारा लॉजिक समझो क्या बोला इसमें। इसमें बोला लाइट आई वो जस्ट ग्रेज करती है, जस्ट ग्रेज करती है, इसका मतलब वो क्या करती है, क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है। क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है, ये कंडीशन दी हुई है। क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बी कैलकुलेट हो सकता है। अब आपको बोला कि आपने वेवलेंथ बदल दी, तो अगर हम वेवलेंथ बदलते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, ये कंडीशन दी हुई है। इसको बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला, आगे पढ़ोगे। इसको बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे, वेवलेंथ के। तो नई वेवलेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 रेज ऑफ वेवलेंथ। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। 101% स्कूल एग्जाम में आएगा, चाहे वो यूटी में आए, चाहे टर्म एग्जाम में आए, चाहे प्री बोर्ड में आए, पर आएगा जरूर। कभी ना कभी किसी ना किसी स्कूल एग्जाम में जरूर देखोगे इस क्वेश्चन को। आपको बोला तीन रोशनियां आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू आर इंसिडेंट ऑन द फेस एबी ऑफ अ राइट एंगल्ड प्रिज्म एबीसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मटेरियल फॉर ग्रीन रेड एंड ब्लू आर इतना इतना इतना। देखो मैंने अभी क्या बताया था, हर कलर के लिए वेवलेंथ डिफरेंट होती है, हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो वो ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया रेड के लिए 1.39,
ग्रीन के लिए 1.44 और ब्लू के लिए 1.47, ये वैल्यूज गिवन है। कह रहे ट्रेस करो पाथ, ट्रेस करो पाथ मतलब ये चेक करना पड़ेगा कौन TIR करेगा कौन नहीं करेगा। देखो किसी भी रे की बात करते हैं, ये रे है, ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉर्मल बनाया, ये भी 45 हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टीज से निकाल सकते हो। अगर TIR हो रहा है, जौन सी रे TIR करेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां फिक्स है 45, तो उसका 45 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। आई को वैल्यू 45 डाल दी, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन आईसी को 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, ये 1/√2 हुआ, ग्रेटर देन 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रीअरेंज म्यू ग्रेटर देन √2। सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा होगा वो TIR करेगा। यही मतलब हुआ। कहने का सिंपल सा भाव ये है कि ये आपको कंडीशन दी है। पहली रे कौन सी? रेड। जो रेड आई, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.39। कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, TIR नहीं होगा, वो रिफ्रैक्ट करेगी। दूसरी कौन सी आई? ग्रीन। ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, इससे ज्यादा है, TIR करेगा, तो ग्रीन TIR करेगा। तीसरा कौन सा? ब्लू। ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.47, वो आया, वो गया, वो भी TIR करेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। लॉजिकली आपको ध्यान रखना है। समझ में आए? इसका होमवर्क आज का सुन लीजिए। आपके असाइनमेंट में TIR के न्यूमेरिकल्स हैं एंड कॉन्सेप्चुअल्स हैं। ये मुझे अटेम्प्ट चाहिए बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।